चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियमों के संबंध में भारत सरकार की चिंताओं को स्पष्ट कीजिए तथा वायु प्रदूषक निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 का विवेचन कीजिए अथवा वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम की व्याख्या कीजिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम से। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भारत में पर्यावरण के विविध पक्षों को कानून की परिधि में लेने तथा उनका अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध दंड देने के प्रावधान का वास्तविक स्वरूप स्वतंत्रता के पश्चात ही सामने आया। यद्यपि ब्रिटिश शासनकाल में इंडियन पीनल कोड 1960 की धारा 268, 290, 291, 426, 430, 431, 432 में पर्यावरण संबंधी कतिपय पक्षों का संदर्भ है तथा धारा 227 जल प्रदूषण तथा धारा 278 वायु प्रदूषण से संबंधित है। 227 जल प्रदूषण से, 278 वायु प्रदूषण से तथा 1938 में मोटर वाहन एक्ट द्वारा वाहन प्रदूषण तथा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में वनों को वर्गीकृत करने तथा वन्य जीवों के संरक्षण पर बल दिया गया है। तथापि इन कानूनों की ओर न कभी विशेष ध्यान दिया गया और न न्यायालय में ही कभी कोई गंभीर मसला लाया गया। वास्तव में यह पर्यावरण के प्रति शासन एवं जनता की उपेक्षा ही थी। स्वतंत्रता के पश्चात जब औद्योगिक विकास, परिवहन विकास, कृषि विकास और जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण का तीव्र विनाश होने लगा तो भारतीय संविधान के अंतर्गत इसे संरक्षित करने के अनेक कदम उठाए जाने लगे। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ कदम निम्नलिखित हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, मोटर वाहन अधिनियम 1939 व संशोधित अधिनियम 1988, जल प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आदि। इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम 42वें संविधान संशोधन में उठाया गया। इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु विस्तृत प्रावधान किए गए। इसके द्वारा अनुच्छेद 48A में राज्य एवं सरकार का यह उत्तरदायित्व माना गया कि वे पर्यावरण की सुरक्षा करें, उसे उन्नत बनाएं तथा देश के वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करें। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 51A G में ये कहा गया कि नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे पर्यावरण की सुरक्षा करें, उन्नत बनाएं, साथ ही वन, झीलों, नदियों, वन्य जीवों की सुरक्षा करें और जीवित प्राणियों पर दया करें। इसके अतिरिक्त समय समय पर अनेक कानूनों के प्रावधानों को बदला गया, उनकी सीमा में वृद्धि की गई तथा उन्हें सर्वाधिक प्रभावशाली बनाया गया। 1986 में एक विशद कानून द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पारित किया गया, जिसमें संपूर्ण पर्यावरण के पक्षों को कानूनी परिधि में लाया गया, जिसका मूल उद्देश्य ही देश के पर्यावरण की रक्षा करना है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। सन 1970 में केंद्रीय सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति देश में वायु प्रदूषण की समस्या पर रिपोर्ट करने तथा उसके संबंध में उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए गठित की। समिति ने इस आशय हेतु पर्यावरण विधि का एक प्रारूप भी सौंपा। इसी क्रम में जून 1972 में स्टॉकहोम में मानवीय पर्यावरण पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों के, जिनमें वायु के गुणों का परिरक्षण एवं नियंत्रण सम्मिलित है, निवारण हेतु समुचित कदम उठाने के लिए निर्णय लिया गया और वायु के परिरक्षण के लिए तथा प्रदूषण के नियंत्रण के लिए पूर्वोक्त निर्णय को कार्यान्वित करना आवश्यक समझा गया। इसे 1972 के अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन की पृष्ठभूमि में समिति द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण विधि के प्रारूप में संशोधन किया गया। इसे 1972 के अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन की पृष्ठभूमि में समिति द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण विधि के प्रारूप में संशोधन किया गया। इस प्रकार वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 का प्रारूप इस सम्मेलन के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981
29 मार्च 1981 को पारित किया गया। यह पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। यह एक विशेषीकृत विधायी प्रयास है जिसके माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण के एक पक्ष वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। इस अधिनियम की प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण व उपशमन के लिए उपबंध करना, वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय और राज्य बोर्डों की स्थापना करना, ऐसे बोर्डों को शक्ति प्रदान करना तथा उनके कार्यों का निर्धारण करना, उपरोक्त से संबंधित विषयों के बारे में उपबंध बनाना। इस अधिनियम में वायु प्रदूषक तथा वायु प्रदूषण को परिभाषित भी किया गया है। यथा वायु प्रदूषक से तात्पर्य किसी ऐसे ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ के जिसमें शोर भी शामिल है, वायुमंडल में इस प्रकार विद्यमान होने से जो मानव जीवन, दूसरे जीवों, पौधों, संपत्ति तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है या हानिकर होने की प्रवृत्ति वाला है। बात करते वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण से तात्पर्य किसी वायु प्रदूषक पदार्थ के वायुमंडल में विद्यमान होने से जो मानव तथा जीवों और वनस्पतियों को हानि पहुंचा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दिए गए निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहता है तो वह ऐसी प्रत्येक एक असमर्थता पर कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष अथवा 6 मास से कम नहीं होगी किंतु 6 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या असमर्थता जारी रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम असफलता के कारण दोष सिद्ध किए जाने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है 5,000 रुपये तक का हो सकता है, दंडनीय होगा। तो फिर से देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दिए गए निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहता है तो वह ऐसी प्रत्येक एक असमर्थता पर कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष या 6 मास से कम नहीं होगी किंतु 6 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या असमर्थता जारी रहने पर ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम असफलता के लिए दोष सिद्ध किए जाने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है 5,000 रुपये तक का हो सकता है, दंडनीय होगा। दूसरे, यदि निर्दिष्ट असमर्थता दोष सिद्धि के पश्चात 1 वर्ष की अवधि के परे जारी रहती है तो अपराधी ऐसी अवधि के कारावास से जो 2 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी से दंडनीय होगा। बात करते वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1987 की। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 को एक्ट संख्या 47/1987 द्वारा संशोधित किया गया। इस संशोधन के साथ वायु प्रदूषण अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं अग्रलिखित हैं। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करे। वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के बाहर स्थित प्रदूषकों को राज्य बोर्ड द्वारा अभियोजित नहीं किया जा सकेगा, लेकिन वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में स्थित सभी औद्योगिक संचालकों को राज्य बोर्ड से अनुमति आदेश लेना होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है कि वह प्रदूषक को उत्सर्जन छोड़ने से रोके तथा केंद्र और राज्य बोर्डों को उद्योगों को निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है, जिसका अनुपालन ना करने पर बोर्ड उद्योग को बंद करा जा सकता है या विद्युत और जल की आपूर्ति बंद की जा सकती है। फिर से देख लेते दूसरा वाला पॉइंट। इस अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है कि वह प्रदूषक को उत्सर्जन छोड़ने से रोके तथा केंद्र और राज्य बोर्डों को उद्योगों को निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है, जिसका अनुपालन न करने पर बोर्ड जो होगा वो उद्योग को बंद करा सकता है या विद्युत और जल की सप्लाई उसकी काट सकता है या आपूर्ति बंद करा सकता है। तीसरा देखते हैं। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा 1981 के अधिनियम की शक्तियों में वृद्धि की गई है। चौथा पॉइंट है, नागरिक केवल उद्योगों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम को लागू करने के लिए ही मुकदमा नहीं कर सकते, बल्कि नागरिक का मामला बनाने के लिए बोर्ड से उत्सर्जन डेटा की अपेक्षा कर सकते हैं। चौथा पॉइंट फिर से देख लेते हैं। नागरिक केवल उद्योगों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम को लागू करने के लिए ही मुकदमा नहीं कर सकते, बल्कि नागरिकों का मामला बनाने के लिए बोर्ड से उत्सर्जन डेटा की अपेक्षा कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की विवेचना कीजिए। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 है। यह 23 मार्च 1974 से लागू किया गया। उद्देश्य व विशेषताएं। इस अधिनियम के उद्देश्य व प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह अधिनियम एक समर्थकारी विधि है जिसका उद्देश्य जल प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण करना है तथा जल की स्वास्थ्यप्रदता या गुणवत्ता को बनाए रखना या पूर्वावस्था में लाना है। यह अधिनियम भारतीय पर्यावरणीय विधि के क्षेत्र में प्रथम व्यापक प्रयास है। इसमें प्रदूषण की विस्तृत शब्दावली में परिभाषा की गई है। यथा प्रदूषण से आशय जल के संदूषण अथवा जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में ह्रास से है, जो विभिन्न कारणों से उत्पन्न होकर लोक स्वास्थ्य तथा सभी जीव जंतुओं के लिए हानिकर है। इस अधिनियम के अंतर्गत जल में झरने, जल स्रोत, अंतर्देशीय जल, भूमिगत जल, समुद्र तथा ज्वारीय जल सम्मिलित हैं। इस अधिनियम में उद्देश्यों को पूरा कराने के लिए केंद्रीय बोर्डों और संयुक्त बोर्डों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। यथा केंद्रीय बोर्ड सन 1982 से सरकार के पर्यावरण, वन और वन्य जीवन विभाग से संबंधित है। यह केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण पर परामर्श देने से लेकर राज्य नियंत्रण बोर्डों के कार्यों के समन्वय, जांच पड़ताल एवं शोध, मल एवं व्यापार बहिस्राव का निरीक्षण तक का कार्य करता है। राज्य नियंत्रण बोर्ड केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के अनुदेशों के अंतर्गत कार्य करते हुए प्रदूषण के मानक एवं उद्योगों के लिए सहमति आदेश पारित करता है। केंद्रीय बोर्ड केंद्र शासित क्षेत्रों में राज्य बोर्डों की तरह कार्य करता है। बोर्ड झरनों, कुओं, नल, व्यापार बहिस्राव आदि के जल के नमूनों की जांच हेतु प्रयोगशालाओं को स्थापित करने अथवा मान्यता देने के लिए अधिकृत है। जल प्रदूषण व नियंत्रण हेतु व्यापक योजना दी गई है, जो अनुमति प्रणाली और सहमति प्रक्रिया पर आधारित है। राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक से अधिक विषैले या प्रदूषक तत्वों को झरनों, कुओं, नल आदि में छोड़ना निषिद्ध है तथा यह अपराध है। जानबूझकर या इच्छापूर्वक सहमति पाने के लिए मिथ्या बयान पर 3 माह के लिए कारावास अथवा 10,000 के अर्थदंड अथवा दोनों से दंडनीय बनाया गया है। और यदि आगे भी अपराध जारी रहता है तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। 1988 में संशोधन। इस अधिनियम में 1988 में संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा केंद्र और राज्य बोर्डों की शक्तियों में वृद्धि की गई है और नागरिक मुकदमे का प्रावधान किया गया है। इसमें अधिनियम की प्रवर्तनीयता अधिक प्रभावी हो गई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। भारत में वन्य जीव संरक्षण हेतु सैकड़ों वर्षों से विशिष्ट विधियां रही हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य शिकार के प्रयोजन हेतु वन्य पशुओं का संरक्षण रहा है। सन 1879 ईस्वी में हाथी परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1927 में भारतीय वन्य अधिनियम 1927 द्वारा आरक्षित वनों में शिकार निषिद्ध किया गया था तथा अभयारण्यों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था। 1976 से पूर्व तक वन एवं वन्य जीव राज्य सूची के विषय थे। इसलिए 1972 में राज्यों के अनुरोध पर विस्तृत राष्ट्रीय विधि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य वन्य जीवन को संरक्षण प्रदान करना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन एवं वन्य जीव राज्य सूची में समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। राज्य सूची से उसको हटा करके समवर्ती सूची में कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा वन एवं वन्य जीवन राज्य सूची से समवर्ती सूची को अंतरित कर दिया गया है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 का में वन तथा 17 खा में वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण रखा गया है। तो 17A में फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। 17B में जो फॉरेस्ट एनिमल और बर्ड्स है उनके कंजर्वेशन के बारे में बताया गया है।
इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 48A में यह कहा गया है कि देश के पर्यावरण की संरक्षा तथा उसमें सुधार करने तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 48A में क्या कहा गया है? देश के पर्यावरण की संरक्षा तथा उसमें सुधार करने तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने वन्य जीवन संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाए और 1986 में इसे संशोधित कर पशु शिकार, उसके चमड़ों, खालों और उनसे निर्मित वस्तुओं के व्यापार को निषिद्ध कर दिया गया। तो ये साइट्स में आता है, CITES। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की कुछ सीमाएं। वन्य जीवन एक व्यापक शब्द है। इसमें रीढ़शुदा, रीढ़ विहीन जंतुओं से लेकर वनस्पतियां आदि सभी शामिल हैं। इसलिए सुरक्षित क्षेत्र के भीतर तो जैव विविधता के सारे तत्वों को वन्य जीवन में शामिल होने के कारण सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाता है, परंतु सुरक्षित क्षेत्र के बाहर मात्र उन 6 प्रजातियों पर वन्य जीवन कानून के प्रावधान लागू होते हैं जिनके नाम कानून की 6ठी अनुसूची में आए हैं। वन्य प्राणियों में भी अनुसूची 1 से 5 तक के प्राणी ही शामिल हो पाते हैं। इस प्रकार वन्य जीवन कानून के दायरे में आने वाले प्राणियों की संख्या बहुत कम है। वन्य जीवन सुरक्षा कानून की विभिन्न अनुसूचियों में 155 स्तनधारी, 2100 पक्षी, 320 सरीसृप, 3100 यानी 3100 ऑर्थोपोडा कीट, 6 उभयचर तथा 6 वनस्पति प्रजातियां शामिल की गई हैं। अतः सुरक्षित क्षेत्र के बाहर मात्र इतनी ही प्रजातियों पर वन्य जीवन कानून लागू हो पाता है, जबकि हमारी जैव विविधता 1,10,000 प्रजातियों से मिलकर बनी है। इस प्रकार क्षेत्र की दृष्टि से तथा प्रजातियों की दृष्टि से यह कानून काफ़ी सीमित प्रभाव रखता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। उद्देश्य वन संरक्षण अधिनियम 1980 1980 वनों के संरक्षण और सुरक्षा संबंधी विधि प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया ताकि वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों में आवंटन को रोका जा सके। क्षेत्र की बात कर लेते हैं इसके। वन संरक्षण अधिनियम 1980 उन सारे क्षेत्रों पर लागू होता है जिन्हें सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दिखाया गया है। अतः इसके दायरे में सरकारी व निजी दोनों तरह के वन आ जाते हैं। बम्बई हाई कोर्ट की गुआ बेंच ने हाल ही में एक निर्णय में यह कहा है कि मात्र घोषित वन ही नहीं अपितु वे क्षेत्र भी इस कानून के दायरे में आते हैं जिन पर जंगल सदृश वनस्पति आच्छादित विद्यमान हो। प्रमुख प्रावधान इस अधिनियम की धारा 2 में यह कहा गया है कि राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना निम्नलिखित के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करेगा। यह कि आरक्षित वन या उसका कोई भाग आरक्षित नहीं रहेगा। यह कि कोई वन भूमि अथवा उसका कोई भाग गैर वन प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? प्रमुख प्रावधान के अंतर्गत इस अधिनियम की धारा 2 में यह कहा गया है कि राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना निम्नलिखित के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करेगा। पहला क्या है? यह कि पहला जो है आरक्षित वन या उसका कोई भाग आरक्षित नहीं रहेगा। दूसरा क्या है? यह कि कोई वन भूमि अथवा उसका कोई भाग गैर वन प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाए। 1988 में संशोधित उपबंध वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जारी विभिन्न नकदी फसलों को गैर वन प्रयोजन मानने संबंधी दिशा निर्देशों का उचित अनुपालन नहीं हो रहा था। अतः 1988 में इस अधिनियम में इस प्रकार संशोधन किया गया। केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी निम्नलिखित आदेश नहीं पारित करेगा। पहला, यह कि कोई आरक्षित वन या उसका कोई भाग आरक्षित नहीं रहेगा। दूसरा, यह कि कोई वन भूमि अथवा उसका कोई भाग गैर वन प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा। तीसरा, यह कि कोई वन भूमि अथवा उसका कोई भाग
पट्टा या अन्यथा किसी ऐसे निजी व्यक्ति अथवा किसी प्राधिकारी निगम अभिकरण अथवा किसी अन्य संगठन को दिया जा सकेगा जो केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन प्रबंध के अधीन अथवा नियंत्रणाधीन नहीं है। मूल्यांकन वन संरक्षण अधिनियम 1981 के कारण ही गैर वानिकी कार्यों में वन भूमि के उपयोग पर कारगर रोक लग पाई है। इसके चलते देश में जैव विविधता के विनाश की रफ्तार थम सी गई है। धन्यवाद।